कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का 13वां भाग शुरू करते हैं। अनुराधा जी के दिमाग में बस ज्योति का ही ख्याल चल रहा था, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर उनके इस प्लान में कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ ज्योति ही है। क्योंकि बेला ने तो बिजली को अपने काबू में कर रखा है, इसलिए बिजली तो कभी भी अनुराधा जी की बात मानेगी नहीं। इसलिए उन्हें अपने काम को अंजाम देने के लिए और खुद को अपने बेटे की नज़र में सही रखने के लिए ज्योति को ही गलत करना पड़ेगा। तभी जा करके वो होगा जो अनुराधा जी चाहती थी। पर जो कुछ भी अनुराधा जी और ज्योति के बीच हुआ था, उसके बाद ज्योति अनुराधा जी की मदद करे, ये तो बहुत मुश्किल था अनुराधा जी के लिए। पर बिना ज्योति के अनुराधा जी का काम भी नहीं चलने वाला था। फिर अचानक ही उनके दिमाग में एक कहावत आई कि इंसान को वक्त पड़ने पर एक गधे को भी अपना बाप बनाना पड़ता है। इसलिए वो सीधा ज्योति के कमरे में गई, जहां ज्योति आराम से बिस्तर पर लेट करके फोन में किसी से बात कर रही थी। अपनी सास को देखते ही ज्योति का मुंह बन गया और उसने अपना कॉल काट करके फोन को साइड में रख दिया। अनुराधा जी ज्योति के पास गई और कहा कि क्या ज्योति बेटी, तू अभी तक मुझसे नाराज है? तब ज्योति ने कहा कि अगर आपने अपनी बहू को सिर्फ बहू भी समझ लिया होता तो शायद ऐसा ना होता। अनुराधा जी ने कहा, देख ज्योति, अब तू मुझसे उस बेला की तरह बात मत किया कर। अरे तू खुद अपने आप से पूछ ले कि जिस दिन से तूने इस घर में कदम रखा है, मैंने तुझे अपना सिर्फ और सिर्फ प्यार ही दिया है। कभी तेरी आज़ादी और शौक के बीच नहीं आई और ना ही कभी तुझे दो शब्द भी गुस्से में बोला। तभी ज्योति ने कहा कि आपने ये सब इसलिए नहीं किया मेरे साथ क्योंकि आप ऐसा कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं आपके बेटे की पसंद से इस घर में आपकी बहू बन करके आई हूँ। और आपके बेटे ने आपसे पहले ही साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि हम दोनों शादी के बाद इस घर में इसी शर्त पे रहेंगे, जब आप हमारी खुशियों के बीच में नहीं आएंगी। तो आप क्या करती मेरे साथ? और फिर मैं एक वकील की बेटी हूँ। अगर आपने मुझसे एक बार भी ऊंची आवाज में बात की होती तो उसी दिन मैं आपको जेल की चक्की पिसवा देती। ज्योति की बात सुन करके अनुराधा जी को सांप सूंघ गया और वो बात बनाते हुए बोली कि छोड़ ना ज्योति ये सब बातों को, मैंने तो कभी भी ये सब सोचा ही नहीं, बल्कि मुझे तो ये लगता था कि तेरी और मेरी इसलिए बनती है क्योंकि मेरी और तेरी दुश्मन एक ही है, वो बेला, जिसने हम दोनों के ही नाक में दम करके रखा। और मेरे पास इस बेला को अब परमानेंट इलाज है, जिसके बाद ये बीमारी हमारे घर और हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अपनी सास की बात सुन करके ज्योति ने भी बड़ी हैरानी से पूछा कि ऐसा क्या इलाज है आपके पास? तब अनुराधा जी ने धीरे धीरे ज्योति को अपना सारा प्लान बता दिया, और जिसे सुन करके ज्योति के चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल आ गई और उसने भी अपनी सास की हाँ में हाँ मिला ली। अब मेरे बांझ बहू के दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर वो इलाज है क्या। पर मैं अपने दर्शकों की उत्सुकता को बनाए रखते हुए बस इतना ही बोलना चाहता हूं कि आप कहानी को अंत तक देखते रहिए और इस इलाज तक स्वयं पहुंचे। अब अनुराधा जी और ज्योति की जोड़ी बन चुकी थी बेला की जिंदगी में तूफान लाने के लिए। इधर बेला को भी अब बिजली का साथ और बिजली को बेला का प्यार मिल चुका था। बिजली के मन में क्या था ये बात बेला को नहीं पता थी, पर बेला एक बात बहुत अच्छे से जानती थी कि जो कुछ भी बिजली उसके लिए कर रही है वो बादल उसे बहुत दिनों तक नहीं करने देगा। अब बेला और बिजली के आपसी रिश्ते सुधर रहे थे और अब बेला का खोया हुआ प्यार बिजली के लिए अब वापस लौट आया था। अब बेला फिर से बिजली का ध्यान एक बड़ी बहन की तरह रखने लगी थी, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि गलती बिजली की नहीं बल्कि उसके पति बादल की है, जिसने खुद ही बेला को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया है। अब बेला भी बादल के बिना जीना सीख रही थी और दोबारा से उस बच्चे की ममता में फंस रही थी। अब वो बच्चा ही बेला के जीने की सिर्फ इकलौती वजह बन करके रह गया था। हालांकि बेला ये बात भी अच्छे से समझ चुकी थी कि बच्चा उसे
अब कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि बादल ने अब अपना प्यार और रिश्ते ही बदल दिए हैं। जिस बच्चे के साथ बेला बादल के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहती थी, उसी बादल ने इस बच्चे और बिजली के साथ अपनी नई जिंदगी के ख्वाब सजा लिए थे और बेला को हमेशा हमेशा के लिए खुद से और अपनी जिंदगी से दूर कर दिया था। अब तो बेला बस बादल की पहली पत्नी होने के रिश्ते से ही सिर्फ उस बच्चे के करीब रह सकती थी, और ये वजह ही बेला के लिए बहुत थी। उसे अब किसी से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि वो तो अब बहुत खुश थी कि वक्त रहते ही उसे अपने हर रिश्ते की सच्चाई पता चल गई। वरना उसने जितने साल अभी इन मतलबी लोगों के लिए बर्बाद कर दिए थे, वैसे ही इस भ्रम में रह करके वो अपनी पूरी जिंदगी लगा देती इन मतलबी रिश्तों और लोगों के लिए। पर अब बेला को खुद ही नहीं, बिजली की चिंता रहती थी, क्योंकि बिजली अभी उम्र में बहुत छोटी थी और वो बादल की माँ को नहीं जानती थी। वो बिजली को कब फायदा उठा करके उसे भी अपने बेटे की जिंदगी से दूर कर देती, ये बिजली को पता भी नहीं चलता। इन्हीं सब ख्यालों की वजह से बेला हर वक्त बिजली का ख्याल रखती और अपनी सास पर नजर रखती। अनुराधा जी बेला की कमजोरी को बहुत अच्छे से जान गई थी कि वो होने वाले बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, और इस पूरे घर में ले दे करके एक बेला ही थी जिस पर अनुराधा जी अपनी मनमानी चला पाती थी। बाकी तो उन्हें ना बिजली अपने मुंह लगाती थी और ना ही ज्योति लगने देती थी। बेला ने हमेशा ही अपने सास ससुर को अपने माँ बाप के जैसा प्यार और सम्मान दिया था और हर वक्त बस उनकी देखभाल की, पर बदले में हमेशा ही बेला को अनुराधा जी ने ताने और अपने पति से बेवफाई मिली। इतना अत्याचार और जुल्म करने के बाद भी अनुराधा जी का मन भरा नहीं और वो अभी भी बेला को सबक सिखाने में लगी थी, और इसी कारण उन्होंने ज्योति को भी अपने षड्यंत्र में मिला लिया था। बेला को लगता था कि वो जब तक बिजली के साथ है वो तब तक ऐसा कोई कदम ना उठाए जिसका भुगतान बिजली और उसके होने वाले बच्चे को करना पड़े, क्योंकि बिजली की शादी बेला ने ही करवाई थी और अब बेला की ये जिम्मेदारी थी कि वो बिजली को हर मुसीबत से बचाए। पर क्या ये मुमकिन था? क्योंकि जहां पर अनुराधा जी और ज्योति जैसे कपटी लोग रहते हैं, वहां एक साफ दिल का इंसान उनके साथ रह सकता है क्या? आखिर क्या था अनुराधा जी का अगला कदम बेला के लिए, जो बेला की जिंदगी को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाने वाला था? बेला रोज की तरह सुबह सबके उठने के पहले उठ जाती और घर का सारा काम वो अकेले ही करते। हालांकि बेला को अकेले काम करने की आदत पहले से ही थी, क्योंकि जब वो बादल के साथ इसी घर में रहती थी तो अनुराधा जी तो किसी काम की तरफ देखती तक नहीं थी, और ज्योति वो तो बस हर वक्त कोई ना कोई बहाना बना ही देते थे। कभी बीमारी का, कभी कमर दर्द का, कभी बच्चा का, तो कभी कुछ। इसलिए बेला अकेले ही घर का सारा काम कर लेती थी, और इसी वजह से बेला आज भी सबसे पहले उठ करके अपने काम को करने लगी थी। बेला को काम करता देख करके ज्योति उसके पास आई और उसने बेला की तरफ देख करके कहा कि यकीन नहीं होता बेला दीदी कि आप इस घर की बड़ी बहू हैं और आपकी औकात इस घर में एक कामवाली से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। मैं तो सच कहूँ, मुझे तो ये सब देख करके बहुत बुरा लगता है कि आप क्या थी और क्या हो गई, और ये सब उस बिजली की वजह से हुआ है। आपने देखा नहीं कैसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसने हमारी प्यारी सासू माँ को अपने बस में कर लिया। अरे इतने साल से सेवा की हमने। तभी बेला ने ज्योति की तरफ घूर करके देखा तो ज्योति ने बात संभालते हुए कहा कि अरे मेरा मतलब है कि आपने इतने साल माँ की सेवा की, पर माँ ने आपको कभी प्यार से गले लगाना तो दूर प्यार के दो शब्द तक नहीं बोले। और ये लड़की, अरे ये बस्ती की गंवार जाहिल लड़की है, इसे क्या पता कि खानदान क्या होता है, ससुराल क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, पर उन्हें काबू में करना इसे बड़ा आता है। और सच मानिए बेला दीदी, माँ जी का बर्ताव आपके लिए बदलने भी लगा है। आपने जब से जेठ जी की शादी की बात माँ जी से कही थी, तब से वो आपसे बहुत खुश थी और वो मेरे से आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें भी करने लगी थी। पर इस बिजली ने जब देखा कि हर कोई बस आपको ही मानता है, आपका ही गुणगान करता है, तो वो जल उठी और उसने फिर एक एक करके आपसे आपके सारे रिश्ते आपसे छीन लिए। पहले जेठ जी के मन में आपके लिए जहर घोला और फिर माँ जी दिल में आपके लिए नफरत पैदा की,
और देखिए आपको घर की बड़ी बहू से नौकरानी बना करके रख दिया है। मेरी बात मानिए बेला दीदी, तो आपके पास अभी भी वक्त है। आप इस बिजली को इसकी औकात दिखा दीजिए और धक्के मार करके घर से और जेठ जी की जिंदगी से दूर कर दीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये बिजली आपको धक्के मार करके इस घर से निकाल देगी। बेला बहुत देर तक ज्योति के बातों को सुनती रही, पर अब उसके भी सुनने और सहने की सीमा खत्म हो चुके थे। इसलिए उसने अब ज्योति की तरफ देखा और कहा कि लो ज्योति, मैंने आटा लगा दिया है और अब तुम सबके लिए पराठे बना दो। बस सबको 2 के हिसाब से 18 बनाने होंगे, और हाँ, 1-2 एक्स्ट्रा बना लेना। वो क्या है ना कि तुम ही कभी कभी 2 से 3 या कभी 4 खा लेती हो। वैसे तुम्हें तो याद नहीं होगा क्योंकि तुमने कभी बनाए नहीं ना। और खाते वक्त अपना खाना कौन गिनता है? बना बनाया मिल जाए तो इंसान 3 क्या 5 पराठे भी खा सकता है। बेला को ये बोलते सुन करके ज्योति के चेहरे के पसीने छूटने लगे और बड़ी हैरानी से बोली कि क्या मैं नाश्ता बनाऊं सबके लिए, वो भी 20-20 पराठे? तभी बेला ने कहा कि सिर्फ आज ही नहीं ज्योति, बल्कि आज से हर रोज तुम्हें सभी के लिए नाश्ता बनाओगे। वो क्या है ना, अब मुझे तो यहाँ कोई काम वाली से ज्यादा कुछ समझता नहीं, और इस घर में बस एक तुम ही हो मेरे बारे में इतना सोचती हो। तो फिर अगर तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये सुन करके ज्योति ने गुस्से से कहा कि मैं नहीं बना सकती किसी के लिए भी एक पराठा, और ये सब काम आपका है, आप करो। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि आप इस घर की काम वाली हैं या फिर बहू हैं। अरे मैं तो आपका अच्छा सोच करके आई थी, पर आप तो। तभी बीच में ही बेला ने टोकते हुए कहा कि मेरा अच्छा या अपना स्वार्थ सिद्ध करने आई थी मेरे और बिजली के बीच लड़ाई करवा करके। इससे ज्यादा मैं तुमसे और तुम्हारी प्यारी सासू माँ से उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ। और तुम लोग सिर्फ अपने मतलब से लोगों का इस्तेमाल करते हो, उनकी भावनाओं के साथ खेलते हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला जिंदा है या मर गया है। अरे तुम लोगों का तो बस चले तो तुम लोग मुर्दे को भी 4 बातें ही सुना करके आओ। तुम लोग यहाँ मुझे मेरा भला बुरा बताने आए हो। मुझे नहीं पता कि बिजली ने मेरे पति और मेरी सास के दिल में मेरे लिए जहर घोला है या फिर अपने प्यार का बीज, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो अपने साथ कभी कुछ भी गलत नहीं होने देगी, और जो गलती मैंने की है वो गलती वो कभी नहीं करेगी। और बात रही इस घर की काम वाली होने की, तो आज तक तुमने भी कौन सी मेरी किचन में आ करके मदद कर दी है जो तुम दूसरों को शीशा दिखाने चली आई हो। अरे पहले गंदगी देखनी है तो खुद को जा करके शीशे में देखो। इस लाली लिपस्टिक के पीछे तुम्हें अपना ही सबसे गंदा चेहरा और नियत देखने को मिलेगी। बेला की बात सुन करके ज्योति का खून खौल गया और वो बेला बिना कुछ बोले ही वहां से पैर पटकते हुए चली गई। बेला भी ज्योति के बर्ताव को देख करके समझ गई कि बेला की कही बातें उसे समझ में आई हो या नहीं, पर उसकी बातें ज्योति को चुभी बहुत हैं और सच तो कड़वा होता ही है। वो हर किसी के बस की बात नहीं है सुनना और पचाना। ज्योति गुस्से से तिलमिलाती हुई अपने कमरे में गई। ये घटना एकदम सुबह सुबह की थी, इसलिए ज्योति का पति अभी घर में ही था और अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। ज्योति को ऐसे गुस्से में तिलमिलाता देख करके उसने ज्योति से तुरंत पूछा कि क्या हुआ तुम्हें? माँ ने फिर कुछ कहा क्या? ज्योति ने गुस्से से कहा कि तुम्हारी माँ की तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो मुझे कुछ भी कह दें। पर उसके पति ने तुरंत ही पूछा पर क्या? ज्योति ने कहा कि पर वो बांझ औरत, उसकी इतनी हिम्मत की उसने। तभी ज्योति के पति ने उसे बीच में ही रोकते हुए बोला कि खबरदार ज्योति, अगर तुमने एक शब्द और बेला भाभी के बारे में बोला तो यही तुम्हारी जुबान खींच करके रख दूंगा। अरे तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो उनके बारे में? वो तुम्हारी बड़ी जेठानी है तो तुम उनसे इज्जत से बात किया करो। वो बड़ी हैं तो उन्हें बड़े होने का दर्जा दो। बेला के लिए अपने पति का ये बर्ताव देख करके ज्योति के पैरों से जमीन ही खिसक गई और वो सन्न रह गई। ज्योति ने गुस्से से कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे वो बांझ तुम्हारी पत्नी नहीं है, मैं हूँ तुम्हारी पत्नी। तुम्हें उसका नहीं अपनी पत्नी का साइड लेना चाहिए और
उस बांझ ने तुम्हारी पत्नी को भला बुरा कहा है। ज्योति के पति ने कहा कि ज्योति, पहले तो तुम बेला भाभी को बांझ बोलना बंद करो, वरना अब अगर तुमने एक बार भी उन्हें बांझ कहा तो मेरा हाथ तुम पर उड़ जाएगा और फिर जा करके तुम करना अपना वकील के पिता के साथ कोर्ट में केस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गलत का साथ मैं नहीं देता और मैं सच से मुंह मोड़ता नहीं हूँ। तुमने आज तक मेरी माँ के बारे में जो भी कहा मैं चुपचाप सुनता रहा, और जब तुम्हारा साथ देने की बारी आई तो मैंने तुम्हारा साथ भी दिया अपनी माँ के खिलाफ जा करके। पता है क्यों? मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ के खिलाफ नहीं गया, मैं इसलिए अपनी माँ के खिलाफ जा करके तुम्हारा साथ दिया क्योंकि मैं अपनी माँ को और उनकी आदतों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, हर औलाद अपने माँ बाप की आदतों और उनको बहुत अच्छे से जानता है, पर वो औलाद को जन्म देते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, बस इसलिए औलाद उन्हें गलत नहीं बोल पाती। पर इसका मतलब ये नहीं कि औलाद को दिखता नहीं है कि उसके माँ बाप क्या कर रहे हैं। और मैंने बचपन से ही अपनी माँ को यही सब अपनी दादी के साथ करते हुए देखा था। कहने को तो मेरी दादी मेरी माँ की सास थी, पर जैसी मेरी माँ की हरकत थी, उन्होंने हमेशा ही दादी को डरा धमका करके रखा। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, माँ को लगता था कि ये छोटे बच्चे हैं, भला ये क्या जानेंगे कि वो क्या कर रही हैं। और वो हमारे ही सामने हमारी दादी को बहुत भला बुरा कहती, कभी कभी तो खाने के लिए भी नहीं देती थी, पर फिर भी हमारी दादी हमारे पिताजी से कभी कुछ नहीं कहती थी। मैं अपनों के स्वभाव को बचपन से ही समझ गया था, इसलिए मैं जब भी कुछ खाता तो चोरी से जा करके दादी को भी खिला देता। पर पता नहीं क्यों बादल भैया को माँ का ये स्वभाव क्यों नहीं दिखा। मैं जब भी उनसे माँ के बारे में कुछ कहता तो वो उल्टा डांट करके मुझे ही चुप करा देते कि वो हमारी माँ है और माँ कभी गलत नहीं कह सकती। पर पता नहीं क्यों मेरे दिल ने भैया की इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया। और फिर बादल भैया की शादी के बाद माँ ने यही सब बेला भाभी के साथ शुरू कर दिया। बादल भैया को जब दादी के वक्त पर माँ गलत नहीं लगी तो बेला भाभी तो फिर भी दूसरे के घर से आई थी, उनके लिए बादल भैया क्या कदम उठाते। पर जब माँ के अत्याचार बेला भाभी इतने बढ़ गए कि बेला भाभी ने अपनी जान लेने की कोशिश की, तब भी भैया हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहे। और तब पिताजी ने कदम उठाया और माँ को उनके किए का एहसास दिलाया। भैया तो इतना सब होने के बाद भी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे थे और मुझसे बेला भाभी की ये तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। बेला भाभी और घर में भी सभी को यह लगता था कि बेला भाभी की सुसाइड के बाद बादल भैया अपनी मर्जी से बेला भाभी को लेकर के नए घर में शिफ्ट हुए थे, पर ऐसा नहीं था। उस दिन जब बादल भैया और मैं बेला भाभी के ठीक होने का इंतजार कर रहे थे, तब मैंने बादल भैया से पहली बार बेला भाभी के लिए बात की और बादल भैया की खामोशी ने मुझे मेरा जवाब दे दिया कि वो अभी भी बेला भाभी की तकलीफ नहीं समझ पा रहे हैं। लोग हमारी माँ को गलत ना समझें, उन पर उंगली ना उठाएं और पिताजी बेला भाभी की सुसाइड के लिए माँ को जेल ना भिजवा दें, इसलिए बादल भैया ने अपनी सोच को अंजाम दिया और बेला भाभी को लेकर के अलग हो गए। ज्योति ने हैरानी से पूछा, अपनी सोच को मतलब क्या है इसका? ज्योति के पति ने कहा कि बादल भैया से जब भी कोई बेला भाभी और उनकी माँ के रिश्ते को लेकर के सवाल करता तो बादल भैया हर किसी से यही कहते कि बेला भाभी को लेकर के अलग घर में रहना चाहते हैं। पर ये सोच और उनकी ये बात पिछले कई सालों से सब सुन रहे थे, पर अपनी माँ से अलग होने की हिम्मत वो नहीं कर पा रहे थे और जिसका भुगतान हर रोज बेचारी बेला भाभी को करना पड़ता था। और जब बेला भाभी ने सुसाइड कर लिया तब भैया को लगा कि अगर बेला भाभी को कुछ हुआ तो सारा इल्जाम उनकी माँ पर आ जाएगा, इसलिए वो सिर्फ अपनी माँ को बचाने के लिए बेला भाभी को इस घर से लेकर के चले गए। बेचारी बेला भाभी कभी भी बादल भैया को समझ नहीं पाई कि उन्होंने जिसे अपना पति बनाया वो तो कभी एक बेटे होने के आगे बढ़ ही नहीं पाया। शायद भगवान भी जानता था कि बादल भैया एक बेटे से ज्यादा और कोई रिश्ता नहीं निभा सकते, इसलिए भगवान ने बादल भैया को औलाद का सुख नहीं दिया, जिसकी कीमत बेला भाभी को बांझ बहू हो करके चुकानी पड़ी। इसलिए ज्योति, तुम्हें माँ के बारे में जो कहना है कहो, पर बेला भाभी के बारे में खास करके कि मेरे सामने सोच समझ करके अपना मुंह खोलना, वरना मुझे एक मिनट भी नहीं लगेगा अपनी बिगड़ी हुई बीबी को सुधारने में।
अपने पति की बात सुन करके ज्योति एकदम हैरान रह गई और उसने कहा कि ठीक है, मैं नहीं बोलती तुम्हारी बेला भाभी को बांझ, पर बेला भाभी के साथ जो भी हुआ है वो उनके और उनके पति की वजह से हुआ है। इसमें तुम क्यों बेला भाभी पर दया दिखा रहे हो? तब ज्योति के पति ने कहा कि वो इसलिए कि जब भी मेरे सिर में दर्द हुआ है तो मैंने तुमसे उम्मीद की चाय के लिए, पर मेरी जरूरत पूरी की बेला भाभी ने। जब भी ऑफिस से थक करके भूखा घर लौट करके आता तो मुझे तुमसे उम्मीद होती थी कि तुम मुझे अपने हाथ का बना गर्मा गर्म खाना दो, पर मेरी जरूरत पूरी करती थी बेला भाभी। जब भी मैं परेशान होता तो मुझे तुमसे उम्मीद होती कि तुम आओगी मुझसे पूछने, पर मेरी जरूरत पूरी करती थी बेला भाभी। तो जब तुम मेरी पत्नी हो करके मेरे लिए ही अपना वक्त और अपना समर्पण नहीं दिखा रहे थे तो मैं तुम्हारे लिए क्यों दया की भावना रखूं? अरे जो मुझे अच्छे से जानती भी नहीं वो बेला भाभी अपने भाभी होने के रिश्ते को मुझसे पूरे दिल से निभा रही हैं, तो मैं अपने देवर के होने के रिश्ते को क्यों ना निभाऊं? और तुम्हें पता है ज्योति, मुझे ना अब लोगों की बातों पर भी विश्वास होने लगा है कि भाभी सच में माँ का रूप होती हैं। तुमने मुझसे प्रेम किया और मुझसे शादी भी की, पर तुम अपने अंदर अपने पति के लिए समर्पण की भावना नहीं ला पाई जो बेला भाभी के अंदर हर रिश्ते को लेकर के है। इतना कह करके ज्योति का पति कमरे से बाहर चला गया और ज्योति गुस्से से लाल चेहरा ले करके आंसू बहाती रही। उस दिन के बाद से ज्योति एकदम से खामोश हो गई थी। वो ना तो अब बेला से कुछ कहती और ना ही बिजली से। ज्योति का साथ ना पा करके अब अनुराधा जी भी थोड़ी शांत हो गई थी और घर का माहौल थोड़ा ठीक हो गया था। ऐसे ही वक्त बीत गया और अब बिजली की गोंद भराई का भी वक्त आ गया। बिजली की गोंद भराई को लेकर के बेला बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब बच्चे को देखने का इंतजार अब धीरे धीरे कम होता जा रहा था। बिजली भी बेला को खुश देख करके बहुत खुश थी और बिजली के खुश रहने से बादल की भी अब चिंता दूर हो गई थी। घर का माहौल भी ठीक ठाक था तो सभी इस बात से खुश थे। गोंद भराई की रस्म के लिए बेला ने खुद की सारी तैयारी, गिफ्ट, सजावट करने का फैसला लिया। बिजली के कपड़े गहने सब बेला ने ही पसंद किए। बेला को खुश देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे ये गोंद भराई बिजली की नहीं बल्कि खुद बेला की हो रही हो। पर क्या बेला को इतनी खुशी को किसी की नजर लगने वाली थे, या फिर खुद को इतना खुश पहली बार देख करके बेला की खुद ही नजर उसकी खुशियों में ग्रहण बनने वाली थी। बेला ने खुद अकेले ही सब मेहमानों के लिए खाना नाश्ता बनाया और घर घर जा करके मोहल्ले की सारी औरतों को बिजली की गोंद भराई का निमंत्रण दिया। बेला की खुशी देख करके ज्योति और अनुराधा जी का चेहरा उतरा हुआ था। वो उसे हंसता हुआ एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थे, पर मजबूरी के चलते वो सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। शाम का वक्त हो चुका था और बेला ने भी बिजली को बहुत सुंदर तैयार किया था। घर की साज सजावट भी हो चुकी थी और सब औरतें भी आना शुरू हो गई थी। अब ये गोंद भराई की रस्म थी, इसलिए इसमें एक भी मर्द शामिल नहीं था और ना ही घर का कोई भी मर्द इस रस्म में मौजूद था। बिजली को बेला ने सबके बीच एक कुर्सी पे बैठा दिया और सभी औरतों को बहुत ही प्रेम पूर्वक और आदर के साथ घर के अंदर लेकर के आ रही थी। थोड़ी ही देर में सब मेहमान आ चुके थे और अब गोंद भराई की रस्म भी शुरू होने वाली थी। सबसे पहले अनुराधा जी ने बिजली की गोंद भराई की रस्म को किया, उसके बाद ज्योति ने, फिर धीरे धीरे मोहल्ले की सभी औरतों ने बिजली की गोंद भराई की रस्म की। बेला सब ये देख करके बहुत खुश थी, पर कहीं ना कहीं उसे अपने लिए बहुत दुख हो रहा था। वो जानती थी कि कमी उसमें है और वो कभी मां नहीं बन सकती। और भी गोंद भराई की आज ये रस्म देख करके बेला को भी बहुत मन हो रहा था कि काश इन पलों का सुख उसे भी नसीब होता। सब लोगों से घिरी बिजली बेला की मुस्कुराहट के पीछे उसकी आंखों के दर्द को बहुत अच्छे से समझ रही थी, पर कुदरत की चीजों पर वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। गोंद भराई की रस्म हो चुकी थी और अब सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ करके गाने बजाने में लगे हुए थे। तभी बिजली ने दूर खड़ी दरवाजे
दरवाजे के पीछे बेला को आवाज दे करके बुलाया। बेला बहुत घबरा गई कि बिजली आखिर उसे क्यों बुला रही है, जबकि बिजली इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि उसकी गोद भराई में बेला का होना वहां मौजूद किसी भी औरत को पसंद नहीं आएगा। पर बिजली बार बार बेला जी को बुलाए जा रही थी। बेला को लगा कि शायद बिजली को कुछ जरूरी काम होगा, इसलिए वो तुरंत वहां पर चली गई। पर जैसे ही बेला पहुंची तो वहां की औरतों ने बेला को देख करके मुंह बना लिया और तरह तरह की बातें करने लगी। तभी बिजली ने बेला से कहा कि आप मेरी गोद भराई की रस्म नहीं करेंगे क्या? ये सुन करके बेला की नजरें फटी की फटी रह गई और सभी औरतों ने अब बेला के साथ साथ बिजली को भी बातें सुनाना शुरू कर दिया। ए लड़की, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? क्या तेरे माँ बाप ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया कि बाज औरत से इतने शुभ काम नहीं करवाए जाते? अरे इसे तो तेरे इस रस्म में होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका मनहूस साया तेरे और तेरे आने वाले बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। पर ये तो बेशर्म है ही। अरे अपने सौतन की खुशियों को भला कैसे बर्दाश्त कर सकती है? इसलिए अच्छा बनने के चक्कर में उसकी जिंदगी ने भी ग्रहण लगाना चाहती है। और बेला, तेरी सौतन तो है ही मंद बुद्धि की, पर तू तो बड़ी समझदार बनती है। फिर तू क्यों चली आई इस रस्म को खराब करने के लिए? बेला की आंखों से अब ये सब सुनते सुनते आंसू निकलने लगे और वो सिसकते हुए बोली कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। तभी बिजली ने कहा कि आप कहीं नहीं जाएंगी बेला दीदी। अरे मंद बुद्धि मैं नहीं बल्कि आप लोग हैं जो एक औरत हो करके दूसरे औरत की दुश्मन बनी बैठी हैं। और आप लोग जिस बेला दीदी को इतना भला बुरा सुना रही हैं, ये मत भूलिए कि मेरी शादी भी इन्हीं की वजह से हुई है और इस बच्चे पर मुझसे ज्यादा अधिकार बेला दीदी का है। और जब मेरे फंक्शन में इनके होने से मुझे कोई तकलीफ नहीं है तो आप लोग क्यों इन्हें इतना भला बुरा सुना रहे हैं? अब एक औरत ने कहा, क्योंकि ये फंक्शन तुम्हारे अकेले के होने से नहीं हो रहा है, इसमें हम लोग भी बराबर में शामिल हैं, इसलिए हमें जिसमें प्रॉब्लम होगी हम उसका विरोध जरूर करेंगे। और अगर तुम्हें अकेले ही अपनी गोद भराई करनी है तो हम सब अभी कि अभी यहाँ से चले जाते हैं। उस औरत की बात सुन करके बेला बहुत ज्यादा घबरा गई कि अगर ये सब लोग चली जाएंगी तो बिजली की गोद भराई की रस्म अधूरी रह जाएगी। और फिर बादल जी को जब ये पता चलेगा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है तो वो बिजली पर और भी ज्यादा गुस्सा करेंगे, जो बिजली और होने वाले बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। तभी बेला ने सभी के सामने हाथ जोड़ करके माफी मांगते हुए कहा कि बिजली की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, इसे माफ कर दीजिए। ये अभी छोटी है, नादान है, इसको अभी रिश्तों की समझ नहीं है, पर अब ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ। तभी एक औरत ने कहा कि भरोसा वो भी तेरा? क्यों बेला, क्या गारंटी है तेरे पास कि अब ये हमसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करेगी? तब बेला तुरंत बिजली के पास गई और उसको समझाई कि बिजली देखो, यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत इंतजार किया है, अब तुम थोड़ा प्लीज खुद पर काबू पाओ और जो जैसा हो रहा है वैसा होने दो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है, ये ताने, ये जली कटी बातें, पर बिजली इन सब से जब मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो तुम भी इन बातों को इग्नोर करके तुम्हारा या मेरा ना सोच करके हमारे आने वाले इस बच्चे के बारे में सोचो। बिजली जैसे ही कुछ बोलने वाली थी तो बेला ने बिजली का हाथ अपने सिर पर रख दिया और कहा कि तुम्हें मेरी कसम है बिजली, जो एक भी शब्द तुमने मेरे लिए या एक भी आवाज उठाई तो चाहे वो किसी के लिए भी हो, इन औरतों के लिए या फिर घर वालों के लिए या फिर बादल जी के लिए भी क्यों ना हो, पर तुम आज के दिन मेरे लिए किसी से कोई बहस नहीं करोगी। और अगर तुमने मेरी ये कसम तोड़ी तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। बेला के ऐसा कहने के बाद बिजली की फिर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई और उसने अपना सिर नीचे करके हाँ में जवाब दिया। ये देख करके एक बार फिर बेला की खोई हुई खुशी लौट आई और वो अपने बिजली को उसकी जगह पर बिठाया और उन औरतों को भी बैठने के लिए कहा और फिर वहां से दूर जा करके किचन के दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। एक बार फिर से गोद भराई की रस्म शुरू हो गई और फिर से एक बार औरतों ने गाना बजाना शुरू कर दिया। गाना बजाते
करते करते सभी औरतें थोड़ा थक सी गई, तो सभी ने थोड़ा ब्रेक ले लिया। ब्रेक लेने के बारे में सोचा और तभी ज्योति और अनुराधा जी सबको चाय और नाश्ता देने आ गई। सभी ने चाय और नाश्ता शुरू कर दिया। तब एक औरत ने बिजली से पूछा कि इसे ये बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, लड़की या लड़का, और तुमने उनके नाम के बारे में सोचा है? तब बिजली ने मुस्कुराते हुए बेला की तरफ देखा और कहा कि मुझे तो लड़की ही चाहिए, जो बिल्कुल देखने में बेला दीदी जैसी हो और उसके अंदर गुण भी बेला दीदी के जैसे ही हों, और उसका नाम भी बेला दीदी के नाम की ही तरह बाला होगा। दूर खड़ी बेला ये सब सुन करके एकदम स्तब्ध रह गई और उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हुआ कि कोई किसी के दर्द को इस हद तक भी समझ सकता है। बेला का चेहरा देख करके बिजली भी समझ गई कि बेला के मन में क्या चल रहा था। बेला मजबूरी की वजह से दूर खड़ी बिजली को एकटक देखती रही, लेकिन उसका मन कर रहा था कि वो भाग करके जा करके बस बिजली को अपने गले से लगा ले। लेकिन बिजली की इस बात से सभी औरतें और अनुराधा जी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनका तो बेला का नाम सुनते ही मुंह बन गया था। चाय नाश्ता हो चुका था और तभी दोबारा से गाना बजाना शुरू हो गया। इसी वक्त बादल भी ऑफिस से थक हार करके घर वापस लौट आया था और वो आते ही बाहर हाल में रखे सोफे के ऊपर बैठ गया, जहां से सामने वाले कमरे में बिजली की गोंद भराई की रस्म चल रही थी। ये सब देख करके बादल को भी बहुत खुशी हो रही थी। उसकी जिंदगी में आखिर एक लंबे इंतजार के बाद ये दिन तो आया, इसलिए वो बिजली के लिए आज एक बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा लेकर के आया था। गाना बजाना के बीच में ही एक औरत ने दूसरी औरत से कहा कि वैसे देखा जाए तो ये औरत और ये बच्चा नाजायज ही है, क्योंकि बादल ने अभी तक बेला को तलाक नहीं दिया है। तो अभी तक बेला बादल की पत्नी है और पहली पत्नी के होते हुए दूसरी लड़की के साथ रहना मतलब तो साफ है कि ये दूसरी औरत है, बादल की दूसरी पत्नी, क्योंकि हमारे धर्म में पत्नी एक ही होती है, दूसरी या तीसरी नहीं। और फिर इस हिसाब से ये औरत बादल की रखैल और इसका बच्चा। नहीं नहीं, मैं इस पाप में शामिल नहीं हो सकती। मैं अभी यहाँ से उठ करके जा रही हूँ। उस औरत की बात सुन करके वहां पर सभी औरतों को ये बात सही लगी और वो भी गाना बजाना छोड़ करके उठ करके जाने लगी। तभी अनुराधा जी ने उनसे पूछा कि अचानक से आप सबको क्या हुआ? आप लोग बीच फंक्शन में उठ करके कहाँ जा रही हैं? क्या गलती हो गई हमसे? तब उनमें से एक औरत ने कहा कि गलती आपसे नहीं, गलती तो हम लोगों से हुई है, जो हम लोग आपके बुलाने पर यहाँ बिना कुछ सोचे समझे चले आए। पर हम लोग ये पाप नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तब ज्योति ने कहा कि पाप? कौन सा पाप? ये एक औरत की गोंद भराई की रस्म है, जिसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, और ये करना एक पाप कैसे है? तब उस औरत ने कहा कि ये एक औरत का नहीं बल्कि बादल की दूसरी औरत की गोंद भराई की रस्म है, और दूसरी औरत को हमारे समाज में क्या कहते हैं ये भी तुम और हम सब भी अच्छे से जानते हैं, और ऐसी औरत से होने वाले बच्चे को भी। इतना सुनकर के बाहर हाल में बैठा बादल गुस्से से बौखला गया और वो खुद को रोक नहीं पाया और उस कमरे में पहुंच गया जहां ये रस्म हो रही थी। बादल ने गुस्से से उस औरत से कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी और मेरी पैदा होने वाली संतान को ये सब कहने की? आज आप अगर मेरे घर में मेहमान बन करके ना आई होती तो मैं आज आपको यहाँ से जिंदा नहीं जाने देता। बादल की बात सुन करके उस औरत ने कहा कि ये हिम्मत सिर्फ मेरी नहीं बल्कि यहाँ मौजूद हर औरत की है, और किस किस को तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाने दोगे? अरे जो सवाल आज हमारे दिमाग में आया है वो कल किसी के भी दिमाग में आ सकता है, जो कि तुम दुनिया के हर एक इंसान की जान लेते फिरोगे। और हमने क्या गलत बोला है? तुम भी तो इतने पढ़े लिखे हो, हमारे देश का कानून जानते हो, हमारे रीत रिवाज और धर्म जानते हो, तो फिर ये सब जानते हो तो तुम हमसे ऐसी बात करने की कैसे हिम्मत कर सकते हो? और अगर नहीं जानते हो तो मैं तुमको आज ये बता देती हूँ कि हमारे समाज में एक आदमी एक ही पत्नी होती है, और एक पत्नी के होते हुए एक आदमी दूसरी शादी नहीं कर सकता, और अगर उसे दूसरी शादी करनी भी होती है तो
वो अपनी पहली पत्नी को तलाक देता है और उससे पहले कानूनी रिश्ता खत्म करता है, तब जाकर के दूसरी शादी और दूसरी पत्नी समाज में स्वीकार की जाती है। वरना पहली पत्नी के होते हुए हर दूसरी औरत दूसरी पत्नी बल्कि उस आदमी की रखैल होती है। आज एक रखैल के बच्चे को क्या कहते हैं इतना तो तुम्हें पता ही होगा। उस औरत की बात सुन करके बिजली की आंखें फटी की फटी रह गई और उसे ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब अचानक से क्या हो रहा है। और वहीं दूर खड़ी बेला को ये सब सुन करके तो जैसे सदमा ही लग गया। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब क्या है और क्यों। तभी बादल ने उस औरत के बार बार बिजली को रखैल और उसके आने वाले बच्चे को भला बुरा बोलना सुन करके अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने जोर से चिल्ला करके उस औरत के ऊपर हाथ उठाया ही था कि तभी अनुराधा जी ने आकर के बादल को रोक लिया और कहा कि अनुराधा जी ने बादल से कहा कि मैंने तुझे क्या यही संस्कार दिए हैं जो तू अभी करने जा रहा था। तभी बादल ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आपने सुना नहीं मेरी होने वाली औलाद को इन्होंने क्या कहा। अरे वो मेरा खून है, मेरा बच्चा है और ये मेरे बच्चे के बारे में कैसा कैसा बोल रही हैं। आप इन्हें समझाइए कि ये मेरे बच्चे के बारे में ऐसा ना बोले। मैं इनके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा बच्चा नाजायज नहीं है। तभी अनुराधा जी ने कहा कि तू किस किस के आगे हाथ जोड़ेगा बेटा, जो सच है वो आज इनके मुंह में है तो कल किसी और के मुंह में होगा। तभी बादल ने गुस्से से अपनी माँ से कहा कि तो आप ये कहना चाहती हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। तब अनुराधा जी ने गुस्से से कहा कि तू बता क्या गलत बोला है इन्होंने। अरे ये तो हर हिंदू धर्म का इंसान जानता है कि पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी अमान्य होती है और तूने बिजली से शादी बेला को बिना तलाक दिए हुए ही किया। तो तू ही बता, बेला के होते हुए बिजली तेरी पत्नी कैसे हो गई। अगर बेला मर जाती या फिर तुझे छोड़ करके चली जाती और तब तू ये शादी करता तो शायद लोग बिजली के बारे में ऐसा नहीं बोलते, पर बिजली से तेरा शादी बेला ने करवाई और इतना ही नहीं, वो तुम दोनों के साथ एक ही छत के नीचे रहती भी है और अब तो इस बच्चे पर भी अपना अधिकार जमा करके बैठी है। हो तुझे क्या लगता है कि इस बच्चे के आने के बाद तू बेला को छोड़ करके बिजली के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर पाएगा। अरे वो बेला नागिन से भी ज्यादा जहरीली है। वो एक बार इस बच्चे को पैदा तो होने दे, फिर देखना कैसे तेरे ऊपर कोर्ट केस करके तुझसे ये बच्चा और तेरा बिजली के साथ रिश्ता भी तुड़वाती है। अपनी सास की बातें सुन करके बेला के तो होश ही उड़ गए कि आखिर ये सब क्या बोल रही हैं और अब बेला एक शब्द भी नहीं सुन सकती थी। इसलिए वो बादल के पास आई और उसने बादल की तरफ देखते हुए कहा कि मैंने आपकी और बिजली की शादी आपकी मर्जी के खिलाफ करवाई थी, तो अब मैं खुद क्यों इस शादी के खिलाफ जाऊंगी। और फिर अगर मैं ऐसा करूंगी भी तो क्या करूंगी, क्योंकि अब आपके दिल में तो मेरे लिए ना तो प्यार बचा है और ना ही कोई जगह। तो मैं आपकी और बिजली की शादी तुड़वा करके भी क्या हासिल करूंगी। आपको तो मैं पहले ही खो चुकी हूँ, पर कम से कम बिजली तो आपको पाले। तभी अनुराधा जी ने कहा कि पैसा और बदला वो चीज है जो एक इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अरे लोग पैसा और बदले की भावना में अपने माँ बाप भाई बहन का खून कर देते हैं, तो फिर ये सौतन और उसका बच्चा क्या चीज है। बेला ने कहा कि बदला और पैसा, भला मेरे और बादल जी के बीच पैसा और बदले की भावना कहाँ से आ गई। अनुराधा जी ने कहा कि यही तो असली वजह है जिसकी वजह से तू हम सब के सामने और खास करके इस बिजली के सामने मासूम और अच्छा बनने का ढोंग कर रही है। पैसा जो बिना बादल को तलाक दिए तुझे मिलने वाला नहीं, और बादल बिजली से क्योंकि तू उसका फायदा उठा करके उससे बच्चा ले करके उसे अपनी जिंदगी से दूर फेंक देने वाली है। पर बिजली ने अपनी सुंदरता और प्यार की वजह से बादल के दिल में अपने लिए जगह बना ली और तुझे उसके दिल से निकाल दिया। जिस बिजली को तू दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालना चाहती थी, उस बिजली ने तुझे तेरी औकात दिखा दी। जो ख्वाब तू बादल के साथ जीना चाहती थी, उसे बिजली ने हकीकत बना दिया। तो बदला तो लेगी ना तू बिजली से और पैसा बादल से। और अगर ऐसा नहीं है तो तूने ही कहा ना कि
कि बिजली और बादल की शादी तूने करवाई है, तो तू ये बात जानते हुए कि पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी मान्य नहीं है हमारे समाज में, तो तूने क्यों पहले बादल को तलाक नहीं दे दिया। अपनी माँ की बातें सुन करके अब बादल को भी बेला पर शक होने लगा था और उसने भी बेला की तरफ शक भरी नजरों से देखा। बादल की आंखों में अपने लिए नफरत तो बेला देख सकती थी, पर शक वो कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए उसने कहा कि मैं मानती हूँ कि मैंने बिजली और बादल जी की शादी सिर्फ बच्चे के लिए करवाई थी, और ये मैंने सोचा भी था जब बिजली मुझे बच्चा पैदा करके दे देगी तो मैं उसे इस रिश्ते से आजाद भी कर दूंगी। पर बेला के इतना बोलते ही बिजली को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर बादल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और आज उसने बेला को एक थप्पड़ मार दिया। बादल को थप्पड़ मारते देख करके सबके होश उड़ गए और बेला भी चौंक करके बादल की तरफ देखने लगी। पर बेला को थप्पड़ मार करके भी बादल को चैन नहीं मिला और उसने बेला से कहा कि छी बेला, तू कितनी गिरी हुई औरत है। मुझे तो आज तेरा नाम लेने पर भी अपनी जुबान गंदी महसूस हो रही है और ये सोच सोच करके खुद से घिन आ रही है कि मैंने तेरी जैसी लड़की से कभी प्यार किया था, इतनी गिरी हुई सोच वाली लड़की से। अरे तूने क्या मुझे अपना खिलौना समझ रखा है, जो जब जिसके साथ मन आया तो सुला लिया और जब मन आया तो अपने पास बुला लिया। अरे माना कि मर्द की नियत को हमेशा से ही लोग गिरी और बहकी हुई मानते आए हैं, पर तूने तो ये साबित कर दिया। अरे कभी मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ और किसे चाहता हूँ? हमेशा अपनी मनमानी, चाहे वो बिजली से शादी करने की हो या फिर बिजली को मेरी जिंदगी से दूर करने का ही हो। लेकिन अब बस बहुत तेरा ड्रामा देख लिया मैंने। मैं तुझे अपनी जिंदगी और भावनाओं के साथ और नहीं खेलने दूंगा, इसलिए मैं आज अभी इसी वक्त तुझे हमेशा हमेशा के लिए अपनी और बिजली की जिंदगी से दूर कर देता हूँ, जिससे तुझे पैसा तो मिलेगा पर बच्चा, बदला और प्यार कभी नहीं मिलेगा। बादल की बात सुन करके बेला बहुत घबरा गई और उसने बादल से कहा कि आप क्या करने वाले हैं, बोलिए आप क्या करने वाले हैं मेरे साथ। तब बादल ने गुस्से से कहा कि वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, तलाक। ये सुन करके बेला ने रोते हुए कहा कि आप होश में तो हैं, आप मुझे तलाक नहीं दे सकते, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी पत्नी हूँ बेला, मैं आपको कभी तलाक नहीं दूंगी। मेरे पास जीने की सिर्फ ये बच्चा ही वजह है और आपके तलाक के बाद मैं अपने बच्चे को पूरी तरह खो दूंगी। बादल ने कहा मेरा बच्चा, मेरा और बिजली का बच्चा, तो फिर ये बच्चा तुम्हारा कैसे हो गया? तुम कहां से इसकी मां बन गई? जब पति तुम्हारा नहीं रहा तो ये बच्चा तुम्हारा कैसे हो जाएगा? बेला ने कहा कि ठीक है बादल, आपको मुझे तलाक देना है तो दे दीजिए, पर जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता है तब तक तो मुझे इसके पास रहने दीजिए। मैं बिजली के साथ रह करके उन हर पलों को उसके साथ जीना चाहती हूँ जो कभी भी मेरे नसीब में नहीं है। एक बार इस आने वाली नन्ही सी जान को मैं अपनी आंखों से देख लूं, अपने इन हाथों से उसे छू लूं, उसके बाद आप मुझे तलाक दे देना और बदले में मुझे आपसे 1 रुपए भी नहीं चाहिए। मैं अपना खर्चा खुद उठा लूंगी, बस कभी कभी मुझे अपने और बिजली के इस बच्चे से मिलने देना। बादल कुछ कहता कि तभी अनुराधा जी बोल पड़ी कि हाँ, ताकि तुझे वक्त मिल जाए अपनी साजिश को अंजाम देने का। अब तो तेरी चोरी बादल के सामने आ गई है, तो अब तू उसे छिपाने के लिए एक नया नाटक कर रही है, जिससे बादल तेरी झूठी बातों में फंस करके एक बार फिर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर ले। पर अब ऐसा नहीं होगा, मेरा बेटा तेरी बातों में अब फंसने वाला नहीं है। देख बादल, आज अगर तूने अपने लिए फैसला नहीं लिया तो आने वाले वक्त में तू अपने इस फैसले पर बहुत पछताने वाला है। बादल ने कहा कि नहीं माँ, अब मैं इसकी बातों में नहीं फंसने वाला, क्योंकि अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे पास पत्नी भी है और बच्चा भी है, इसकी जरूरत बची ही नहीं। और इतना कह करके बादल ने बेला को जोर से धक्का मार करके बाहर हाल की तरफ घुमा दिया। बादल का ये बर्ताव देख करके बेला एकदम चुप हो गई थी। ना तो अब उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और ना ही अब वो कुछ बोल रही थी। और इतना कह करके बादल ने बेला को जोर से धक्का मार करके
बाहर हाल की तरफ भेज दिया। बादल का ये बर्ताव देख करके बेला एकदम चुप हो गई थी। ना तो अब उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और ना ही अब वो कुछ बोल पा रही। बेला को जमीन पर गिरते देख करके बिजली भाग करके बेला के पास आई और उसने बेला को संभालते हुए कहा कि बेला दीदी, अब तो अपनी कसम वापस ले लीजिए और मुझे कुछ करने दीजिए। मुझसे आपकी बेइज्जती और तकलीफ नहीं देखी जा रही है। आप प्लीज अपनी कसम वापस ले लीजिए, फिर मैं इस बादल और इसकी माँ की अकल ठिकाने लगाती हूँ। तभी बेला ने बिजली की तरफ देखा और उसे चुप रहने का इशारा किया और खुद ही उठ करके खड़ी हो गई। तब तक बादल भी हाल से एक कागज लेकर के बेला के सामने आ गया। बादल के हाथ में कागज देख करके बेला ने बादल से कहा कि ये क्या है। तो बादल ने कहा कि ये कागज है जिसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। ये तलाक के कागज है। बेला ने उन्हें चोट खाई हुई नजरों से बादल की तरफ देखा और गुस्से से कहा कि मतलब आप पूरी तैयारी में थे, आपने पहले ही सब सोच रखा था। आपको तो बस बहाना चाहिए था मुझसे तलाक लेने का, वरना आपकी शादी की बात पर सवाल तो आज उठे थे और आपके पास तलाक के कागज भी रेडी थे। बेला ने अपनी सास अनुराधा की तरफ देखते हुए कहा कि कह दीजिए अब कि इसमें भी मेरी कोई चाल होगी। बादल ने गुस्से से कहा, जो कहना है मुझसे कहो, मेरी माँ से नहीं। तुमसे शादी करने का फैसला मेरा था और तुम्हें तलाक देने का भी फैसला सिर्फ मेरा ही है। तब बेला ने कहा कि और एक औरत की मर्जी का क्या? अभी तक आप चिल्ला चिल्ला करके मुझसे कह रहे थे कि मैंने आपको अपने हाथों की कठपुतली बना करके रखा हुआ है, जब चाहे जैसे चाहे आपको नचा लेती हूँ। पर आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? आप भी तो मुझे अपने पैरों की जूती की तरह अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया है, और अब जब आपको मेरी ज़रूरत नहीं है तो आपने पैर से उतार करके फेंक दिया है। अरे जब हम दोनों ही मतलबी हैं तो फिर सारा इल्जाम मुझ पर क्यों? मैं ही गलत क्यों? सारी गलतियां, सारे ताने मेरे हिस्से में ही क्यों? जब आपने शादीशुदा होते हुए भी, अपनी पत्नी के जिंदा होते हुए भी बाहर एक गैर औरत के साथ संबंध बनाया, तो आपकी ये अच्छाई और इंसानियत कहाँ मर गई थी? बेला के मुंह से ये सुनते ही वहां खड़ी हर एक औरत अब बादल के चरित्र पर बातें बनाने लगी और ज्योति का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। पर अनुराधा जी अभी भी अपने बेटे को ही सही और बेला को गलत साबित करने में लगी थी। उन्होंने बेला से कहा कि तो जब तेरी जैसी स्वार्थी औरत जिसे अपने बारे में सोच सकती है, तो मेरा बेटा क्या करेगा? अपनी जरूरत कहीं से तो पूरी करेगा। अरे तू तो कभी माँ बन ही नहीं सकती, तो वो कहीं और तो कोशिश करेगा। ये सुन करके बेला और बिजली के पैरों से तो जमीन ही खिसक गई। तब बेला ने हंसते हुए कहा कि अब मुझे समझ में आ गया कि ये मूली आखिर है किस खेत की। जो खेत ही पूरी तरह से खराब हो, उसमें उगने वाली फसल तो खराब होगी ही। बेला के इतना कहते ही बादल ने बेला के ऊपर दूसरा थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि बेला ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से धक्का मार करके दूर झटक दिया और उल्टा बादल को बेला ने 2 थप्पड़ लगा दिए, जिसके बाद बादल की तो आंखें फटी की फटी रह गई। बेला के 2 थप्पड़ से बादल का एक ओंठ से खून आ गया। बेला का यह रूप देख करके वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, और खास करके कि बादल और अनुराधा जी। अनुराधा जी ने बेला से कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अपने पति पर हाथ उठाया और उसे धक्का दिया? तब बेला ने गुस्से से अपनी सास की तरफ देख करके कहा कि पति? कौन सा पति? ये पति के नाम पर अपनी जरूरत पूरी करने वाला हैवान। अरे ऐसे पति के होने से अच्छा है कि मैं जिंदगी भर विधवा बन करके जिंदगी बिता लूं। ये सिर्फ आपका बेटा हो सकता है, किसी का पति नहीं, क्योंकि जो मर्द अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी पत्नी को चुनता है, वो पति नहीं, पति के भेष में हैवान होता है, जो कि मेरे सामने खड़ा हुआ है। इसका पहला थप्पड़ जो इसने मेरी बीमारी का फायदा उठाया और बाहर एक औरत के साथ सोता रहा और अपनी जरूरतें पूरी करता रहा। इसका दूसरा थप्पड़ जो मुझे इसने बहुत पहले ही लगा देना चाहिए था,
तो ये अपनी औकात में ही रहता। बेला की बात सुन करके बादल ने वो कागज लिए और अपने जेब से पेन निकाल करके उसमें अपना साइन कर दिया और बेला के मुंह पर कागज फेंक दिया। बेला ने उन कागज को उठाया और कहा कि यही तेरी औकात है। तेरी इस हरकत से मुझे दुख नहीं बल्कि बहुत खुशी है कि मैंने अपनी आगे की जिंदगी तेरे जैसे हवान के साथ बिताने से बच गई। पर भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तेरा प्यार बिजली के लिए सच्चा हो। और इतना कह करके बेला बिजली के पास गई और उसे अपने गले से लगाते हुए कहा कि तुम ये सब जो देख रही हो यही इस घर की हकीकत है और अब तुम्हें इस हकीकत को अकेले ही सामना करना है। मैं तुमसे अब यही कहती हूँ कि जो गलती मैंने की है वो तुम अपने और इस बच्चे के साथ मत होने देना, क्योंकि जब तक ये बच्चा तुम्हारी कोख में है तब तक ही तुम इनके काम की हो, और जिस दिन तुमने इस बच्चे को जन्म दिया ये लोग तुम्हें भी कौड़ी के भाव बना डालेंगे। तभी बादल बहुत तेजी से आया और उसने बेला का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए अपने घर के बाहर निकाल दिया और उसके मुंह में दरवाजा बंद कर दिया। बेला के साथ बादल को ऐसा बर्ताव करता देख करके बिजली जैसे ही बेला के तरफ भागी तो उसे अनुराधा जी और ज्योति ने कस करके पकड़ लिया और उसे बेला को बचाने के लिए जाने नहीं दिया। बेचारी बिजली बिन पानी की मछली की तरह छटपटाती रही, पर अनुराधा जी और ज्योति को उस पर कोई तरस नहीं आया और वो उन दोनों उसे घसीटते हुए कमरे में ले जा करके बंद कर दिया। बादल भी अपनी माँ को ये सब करते हुए चुपचाप देखता रहा, पर उसने बेला तो दूर बिजली के लिए भी आवाज नहीं उठाई। जबकि बिजली ने उसे पिता बनने का सुख दिया था, पर शायद बेला बादल को लेकर के सही थी कि बादल सिर्फ एक मतलबी इंसान है। बेला के मुंह पर अब बादल ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया था और जितनी इज्जत के साथ बेला का इस घर की चौखट में नई दुल्हन के रूप में स्वागत हुआ था, उससे भी कई गुना गंदे तरीके से उसकी बेइज्जती करके उसे इसी घर की चौखट से निकाल दिया गया था। बेला खामोश खड़ी रही और एक पल को उसने अपनी आंखें बंद की और उसके सामने उसकी शादी से, इस घर में आने से लेकर के इस घर से निकलने तक के सारे मंजर उसकी आंखों के सामने दौड़ पड़े। ये मंजर देख करके बेला के रोंगटे खड़े हो गए और वो अब अपने सदमे से बाहर आ गई और वहीं खड़े हो करके फूट फूट करके रोने लगी। उसे अब एहसास हो चुका था कि दरवाजे अब उसके लिए कभी नहीं खुलने वाले, क्योंकि जब इस घर के लोगों ने उसके लिए अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं तो ये दरवाजा खुल करके भी ना खुलने के बराबर है। लेकिन बादल के इस बर्ताव से बेला को जितना दुख पहुंचा था उससे कहीं ज्यादा बेला को हिम्मत भी मिली थी, क्योंकि अब बेला अपने आत्मसम्मान को बादल की गंदी सोच और मतलब के आगे झुकने नहीं देना चाहती थी। इसलिए बेला ने अपने आंसू पोंछे और वहां से चली गई। बेला बादल का घर छोड़ करके अपने सफर पर चल तो पड़ी थी, पर उसके साथ जो कुछ भी बादल ने किया था उसका उसे सदमा बहुत गहरा लगा था। वो बेसुध हो करके बस रास्ते पे चली जा रही थी, ना अगल बगल निकलने वाली तेज गाड़ी की रफ्तार उसे सुनाई दे रही थी और ना ही सामने से आवाज देने वाले लोग। वो बस अपने रास्ते पर चली जा रही थी। कुछ देर तक बेला के कदम बढ़े जा रहे थे, वहीं बस एक खड़ी थी जिसमें बेला चढ़ करके अपने सफर तय करने के लिए निकल गई थी। जब बस आधी दूर पहुंची तो बस कंडक्टर ने बेला की पर्ची बनाते हुए उससे पैसे मांगे। तब बेला ने उससे कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। बेला की बात सुन करके कंडक्टर ने गुस्से से बेला से कहा, तो फोन से ऑनलाइन पैसे दे दो या फिर किसी से कह करके पेमेंट करवा दो। बेला ने उससे कहा कि मेरे पास मेरा फोन भी नहीं है, वो वहीं मेरे ससुराल में छूट गया। बेला की बात सुन करके कंडक्टर को बेला की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि पैसे ना देने के लिए बेला सिर्फ बहाने बना रही है। इसलिए उसने अब बहुत ज्यादा गुस्से में बेला से कहा कि ये आपके बाप की गाड़ी नहीं है जो आपको बिना पैसे दिए सैर करवाएगी, या तो अपना किराया दीजिए या फिर इस बस से अभी उतर जाइए। तब बेला ने अपने शरीर पर इधर उधर नजर दौड़ाई
तो उसे अपने गले में मंगलसूत्र मिला जो बादल ने शादी के वक्त बेला को पहनाया था। बेला ने अपना मंगलसूत्र उतारा और उस कंडक्टर के आगे कर दिया। ये देख करके कंडक्टर ने बेला से कहा कि ये सोने का है। बेला ने कहा खुद चेक कर लो। तब कंडक्टर ने उस मंगलसूत्र को बड़े ध्यान से देखा और कहा कि अरे हाँ, ये तो सच में सोने का है, पर आप सिर्फ कुछ दूर जाने के लिए अपना मंगलसूत्र मुझे दे रही हैं। आपको शायद इसका महत्व और कीमत नहीं पता है। अरे ये आपके पति के प्रेम की निशानी है। और तभी बीच में बेला बोल पड़ी कि पति और उसके प्रेम की निशानी, और सच कहूं तो मुझसे ज्यादा इस मंगलसूत्र की कीमत और महत्व कोई भी नहीं जान सकता है। और अब जब मुझे इसका महत्व कीमत पता चल गई है तो ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए ये आप ले जाइए, हो सकता है ये आपके काम आ जाए। तब उस कंडक्टर ने खुशी से कहा कि आप सच कह रही हैं, इसे मैं रख सकता हूं। तब बेला ने कहा हाँ जरूर। तब उस कंडक्टर ने कहा कि तब तो मैं इसे ले जा करके अपनी भाग्यवान को दे दूंगा। वो मुझसे रोज कहती है कि मैं उसे कुछ नहीं देता, आज जब मैं उसे ये जा करके दूंगा तो वो कितनी खुश हो जाएगी। तभी बेला ने उससे कहा और उसे खुश देख करके क्या आप खुश होंगे? तब उस कंडक्टर ने कहा कि हाँ मैडम, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है, और उसकी खुशी के लिए और उसके शौक पूरे करने के लिए ही तो मैंने दिन रात एक कर दिया है। वो खुश तो मैं खुश। बेला उस कंडक्टर की बात को सुन करके थोड़ा इस्माइल की और खुद में सोचने लगी कि दुनिया गरीब और अमीर के बीच फर्क करती है, कि गरीब कभी खुश नहीं हो सकते, वो कभी अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये गरीब के पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो अपनी पत्नी को दुनिया की कीमती चीजें ला करके दे सके या फिर उसके शौक पूरे कर सके। और अमीरों की पत्नियां तो बड़ी किस्मत वाली होती हैं, क्योंकि उनके पति के पास लाखों करोड़ों रुपए होते हैं और वो अपनी पत्नी के हर महंगे से महंगे शौक को पूरा कर सकते हैं। पर ये तो उन पत्नियों से ही पूछो जिनके पति करोड़ों कमाने के चक्कर में महीनों महीनों तक घर नहीं आते हैं, अपनी पत्नी को अपने 24 घंटे से 10 मिनट भी नहीं दे पाते, उनके दुख और सुख में उनका साथ नहीं दे पाते, करोड़ों कमाते ही अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करते, और तो और अपनी ईमान तक बेच देते हैं। एक पत्नी ये कभी नहीं चाहती कि उसका पति लाखों करोड़ों कमा करके उसके साथ अपना प्रेम, वक्त और उसकी इज्जत करना छोड़ दे और बाहर जा करके उसकी सौतन पाल ले, बल्कि ये पत्नी हमेशा अपने पति की बुलंदियों पर देखना तो चाहती है, पर उसके प्रेम और विश्वास के साथ। पर ये अमीर पति कभी अपनी पत्नी की भावना को समझ ही नहीं पाते और उन्हें पैसा और सिर्फ पैसा ही ला करके देते हैं और खुद को उनकी सौतन के बिस्तर पर। और एक तरफ ये गरीब जिन्हें ये तक पता नहीं होता कि उनके पास कल खाने के लिए होगा भी या नहीं, पर वो अपनी पत्नी की हर एक छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपना खून पसीना बहाते रहते हैं, और जब वक्त मिलता है तो अपना सारा दिन और रात अपने परिवार और बच्चों के साथ बिताते हैं। और यही एक पत्नी की असली खुशी होती है कि उसका पति चाहे जितना काम करे, पर कम से कम अपनी जिंदगी का एक दिन तो, और अगर इतना भी ना हो सके तो कम से कम हर रात का वक्त वो अपनी पत्नी के साथ बिताए, क्योंकि एक पत्नी पैसा नहीं अपने पति का साथ चाहती है। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही, शेष कहानी कल देखेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।